प्रिय छात्रों, आपका बोर्ड पेपर में सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो मात्र इसी एक ही वीडियो से आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। और दूसरी बात, आपने अगर वीडियो पूरा देख लिया तो इनके उत्तर आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। परीक्षा क्या बड़ी बात है, ठीक है। नहीं, वैसे तो आप कई 100 बार पढ़ते रहते हो, लेकिन जब परीक्षा देने बैठते हो तो आपको उत्तर ध्यान नहीं आते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया तो इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर ध्यान दो। आपसे सबसे पहले क्या पूछा है इन्होंने, विकल्प में त्रिनेत्रमय समास है, मतलब परीक्षा में लिखा हुआ आएगा त्रिनेत्रमय समास है, ठीक है। तो त्रिनेत्र में बच्चों द्विगु समास होता है, त्रिनेत्र में द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, जो प्रश्न में त्रि लिखा हुआ है और जो ऑप्शन है आपके, त्रि माना होता है 3 और द्वि माना होता है 2। तो यहाँ पर ध्यान दो आप, त्रि भी संख्यावाचक शब्द है और द्वि भी संख्यावाचक शब्द है। आपको जब दिमाग से थोड़ा सोचेंगे तो आप समझ जाओगे, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये उत्तर सही होंगे, ठीक है। तो त्रिनेत्र में बच्चों द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है, मतलब जब संख्या आ जाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। एक्स्ट्रा आपको नहीं समझना है क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आने हैं, तो एक्स्ट्रा समझ के अपन को करना क्या है। चलो अब प्रिय छात्रों, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, चिकित्सालय का समास विग्रह हो। यहाँ पर ध्यान दो, चिकित्सालय, तो इसका उत्तर है बच्चों चिकित्सा का आलय, माने चिकित्सा का आलय। आलय माना होता है बच्चों घर। चिकित्सालय, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कासप पर, चिकित्सा का आलय, ठीक है। और बच्चों ये तत्पुरुष समास है, जिसमें का की के आ जाए वो अपना तत्पुरुष समास होता है। तो चिकित्सालय में आपका कौन सा समास है बच्चों? चिकित्सा का आलय, माने चिकित्सालय ये संधि विग्रह है, तत्पुरुष समास है, इतना ध्यान रखना। अब प्रिय छात्रों, आपके सामने दूसरा प्रश्न तो हो गया आपका। अब आप तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो बच्चों दोनों पद प्रधान जो है द्वंद्व समास में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। अब इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? यहाँ पर ध्यान दो, जो दोनों पद प्रधान लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दोनों पद प्रधान लिखा हुआ है, जब आप यहाँ पर विकल्प में देखते हैं ऐसा लिखा हुआ है द्वा और द्वा, ये देखो आपको समान दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। तो बच्चों ये अपनी एक तरह की ट्रिक है, ठीक है। इससे अपन उत्तर लगा सकते हैं, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ गए आप कि दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं अपन द्वंद्व समास, ठीक है। चलो अब बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक शब्द है। वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य होगा, मतलब इसको आप बाजार पहुंचाओ, आज्ञा दो। आप किसी को आज्ञा देते हैं तो कैसे आज्ञा देते हैं? तुम घर जाओ, बहुत खेल लिया तुमने, तुम स्कूल जाओ, तुम इधर आओ, आप आज्ञा दे रहे हो। तो बच्चों जो है मोहन बाजार जाता है, अपन को इसका आज्ञावाचक बनाना, मतलब अपन को आज्ञा देनी है और ये वो काम करने लगेगा। तो इसका सही उत्तर है मोहन बाजार जाओ। जाओ तो आप आज्ञा देते हो ना, तो मोहन बाजार जाओ, इसका ए बनेगा आपका। अब बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, लड़कियां नाच रही होंगी। क्या है? लड़कियां नाच रही होंगी वाक्य है। कैसा वाक्य भी आपको बताना है। तो बच्चों जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसे आप आम खा रहे हो और आप खा रहे हो, दो बातें हो गई। आप खा रहे हो तो आप क्या हो? आप कर्म खुद कर रहे हो, आप कर्म खुद। लड़कियां नाच रही हैं तो लड़कियां खुद कर्म कर रही हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका कर्मवाचक। क्या है? कर्मवाचक, माने बच्चों खुद काम कर रही है ये, तो ये कर्मवाचक है। ये कर्तवाचक जब होगी जब एक और कोई दूसरा काम कर रही होती है, जैसे कि लड़की खाना बना रही है तो फिर ये कर्तवाचक होता, ठीक है। लड़की नाच रही है
तो खुद ही काम कर रही है, किसी दूसरे के द्वारा या कोई दूसरा वो माध्यम नहीं है, तो ये यहाँ पर आपका कर्मवाचक है। अब प्रिय छात्रों, आपके सामने अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, तो बच्चों समझो। ऐसे अपन ने कहा कि रचना के आधार पर पूछा है, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहे हैं 3 शब्द, तो इससे अपन याद रख लेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों 8 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय छात्रों, फिर ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो बच्चों, ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को बच्चों कहा जाता है आस्तिक। अब बच्चों इसको याद कैसे रखेंगे अपन? जैसे आस्था, आस्था आपने सुनी होगी। आस्था क्या होती है? आस्था, अपन ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं, तो अपनी आस्था है। तो आस्था से ही बच्चों अपन याद रख सकते हैं आस्तिक। ठीक है, तो आपका ये उत्तर आपको याद रहेगा। अब प्रिय बच्चों, आपके सामने है अमर किन अनेक शब्दों से मिलकर के बना है। तो जो बच्चों अमर शब्द है, क्या शब्द है? अमर। ठीक है, किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो जो कभी ना मरे वो होता है अमर। तो बच्चों यहाँ पर जो आ शब्द है, हमेशा ध्यान रखना, आ का मतलब होता है ना या नहीं। आ का मतलब क्या होता है? या तो ना या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कभी ना मरे, यहाँ ना शब्द आया और आ माने भी होता है ना या नहीं। तो अमर, जो कभी ना मरे वो अमर होता है। अब प्रिय छात्रों, आपके सामने अगला प्रश्न है, जो दूसरों का उपकार मानता है। तो माने जो बच्चों दूसरों का उपकार मानता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, जो दूसरों का करा उपकार माने, दूसरों ने आपके ऊपर उपकार करा माने किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर क्या किया? उपकार करा। उपकार करा माने कृतज्ञ, कृतक करा रहा है इसमें, कर, उपकार करा। ठीक है, जो दूसरों का उपकार मानता है, जो दूसरे उपकार करते हैं अपने ऊपर, तो उनको मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। और ध्यान दो, जो उपकार ना माने उसे कहते हैं कृतघ्न। जो दूसरों के करे हुए उपकार को मानता है, जो दूसरों के करे हुए उपकार को मानता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, चलो। अब प्रिय छात्रों, आपके सामने अगला प्रश्न है, जो सब कुछ माने बच्चों, जो सब कुछ जानता है, उसे बच्चों कहते हैं सर्वज्ञ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सब कुछ, तो बच्चों यहां पर देखो स्पष्ट आया कि नहीं आया? जो सब कुछ, सब और यहां लिखा है सर्व, सब कुछ और लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में सर्व। जो सब कुछ जानता है उसे बच्चों सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये आपके विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको जो रिक्त स्थान हैं उनको हम बताते हैं। प्रिय छात्रों, अब रिक्त स्थान में हम देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दो, आपको जो पहला रिक्त स्थान है, पाकशाला समास का उदाहरण है। पाकशाला माने बच्चों पाक की शाला। ठीक, समझ गए? और हमने अभी आपको समझाया था, जब बच्चों कभी का की आ जाए वो तत्पुरुष समास होता है। तो बच्चों यहां पर आपको क्या लिखना है? यहां पर आपको लिखना है तत्पुरुष समास। पाकशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, चलो। पाकशाला किसका उदाहरण है? बच्चों पाकशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, चलो। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? यथाशक्ति में समास होता है। तो बच्चों यहां ध्यान दो, अब यथा और यहां पर जो आपके सामने रिक्त स्थान दिया है अव्ययी भाव समास।
ठीक है। तो बच्चों यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता क्योंकि संख्यावाचक नहीं है। तो यथाशक्ति में आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरना है, अव्ययी भाव भरना है। समास अव्ययी भाव होता है। अब इसको और आपको समझना है, आप होशियार होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर समझो, यहाँ है अव्ययी। अव्ययी माना होता है जिसको अपन व्यय ना कर सकें, खर्च ना कर सकें। तो यथा शब्द है, आपने कभी जिंदगी में कभी इसके बाद भी आप उसको कभी यथो कभी नहीं पढ़ सकते हो, किस किताब में मिलेगा ही नहीं यथो शब्द। ठीक है। तो माने जो शब्द जिनमें अपना परिवर्तन ना कर सकें वो अव्ययी भाव समास होते हैं। अब प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न है किसके आधार, वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। वाच्य के आधार पर, तो यहां पर ध्यान देना है बच्चों, समझना है थोड़ा सा बच्चों। अपन ने बच्चों अभी रचना के आधार पर देखे थे, रचना के आधार पर 3 थे। ठीक है। अब आप यहां पर लिखा है वाच्य के आधार पर, तो बच्चों यहां पर आप बड़े ही आराम से समझ सकते हो, जब रचना के आधार पर 3 होते हैं, ये नई चीज आ गई है। वाच्य के आधार पर, तो वाच्य के आधार पर बच्चों वाक्य जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब कहोगे सर हमें और याद करना है, तो यहां पर ध्यान दो, वाच्य चा माने 4, वाच्य चा माने 4। तो वाच्य के आधार पर बच्चों 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, वाक्य है। तो बच्चों ये है आपका मिश्रित वाक्य। ये बच्चों जो है आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित, जब बच्चों आपको कभी भी वाक्य में किंतु शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, किंतु शब्द मिल जाए, तो आप आंख मीची करके मिश्रित वाक्य उसको लगा देंगे। ठीक है। जब किंतु मिल जाए आपको वाक्य में तो अपन उसको मिश्रित बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब है रमेश। रमेश क्या लिखता है। अब देखो बच्चों, आप ये तो कह नहीं रहे हो कि रमेश लिखो, तो आज्ञावाचक हो जाता। तो ये बहुत सरल है, आपको आता भी है। ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, माने क्या, क्यों, भाट, ये शब्द मिल जाए, माने क्या मिल जाए, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंटेरोगेटिव वाक्य होता है। ठीक है। जब क्या मिल जाए आपको तो उसको अपन प्रश्नवाचक वाक्य मानेंगे, हमेशा ध्यान रखें। अब है बच्चों, पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। पिता की हत्या, यहां पर ध्यान देना थोड़ा, आप यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर आप ध्यान देना, इसको अपन ऐसे समझते हैं, पिता की हत्या। यहां पर बच्चों जो की शब्द आया, पिता की, ठीक है, तो यहां पर अपन ने जब तत्पुरुष समास देखे थे तो इस तरह से आया था आपका, इस तरह से आया था, पितृहंता माने पितृ की हत्या, पितृ हत्या। ठीक है। पितृ की, यहां का छपा हुआ है, पितृ हत्या माने पितृ की हत्या, पिता की हत्या। ठीक है। तो पिता की हत्या करने वाला क्या कहा जाता है, पितृ हत्या कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, पितृ हत्या। चलो अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, इस लोक से माने इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है। इस लोक, ई लोक से अपन बोलते हैं ई काम करो, ई काम करो, तो इस लोक से संबंधित की बात आई तो यहां स्पष्ट दिख रहा है ऐहिक, और परलोक से संबंधित बात होती तो होता है दैविक। ठीक है। तो इस लोक माने ई है लोक, अपन कहते ई है काम करो। जब बुंदेली तरफ आप जाओगे, बुंदेलखंड तरफ जाओगे तो बोलते हैं अच्छी प्यारी भाषा में, ई है काम करो, ई है काम करो। तो इस लोक से संबंधित काम की बात होती है वो होता है ऐहिक। तो आप समझ गए, इस लोक से संबंधित बात आया तो ऐहिक लगाएंगे अपना उत्तर। अब बच्चों बाजार जाओ, बाजार जाओ, बताओ, यहां आप जाओ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आप आज्ञा दे रहे हो, किसी को आज्ञा दे रहे हो, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है, आज्ञावाचक। ठीक है। चलो सरल था।
अब है महल के भीतरी भाग को, माने महल के भीतरी भाग को कहते हैं, तो बच्चे इसे कहते हैं अंतः। छत कैसे हो सकती है, ये तो गलत ही हो गया। और भीतरी भाग को ऐसे अपन बोलते हैं, चलो घर के अंदर चलो, अंदर माने अंतः। अपने अपने अंतः मन से सोचो, अपने अंतःकरण में सोचो। आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको लाइक करना चाहिए। आप अंतःकरण में सोचो, आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, क्योंकि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। अब है सुबह के बाद, माने सुबह हो गई और उसके बाद की बात हो रही है। तो सुबह के बाद जस्ट बच्चों, सुबह के बाद जस्ट क्या आता है, साय तो आएगी नहीं। तो सुबह के बाद बच्चों जो है आपकी क्या आती है, सुबह के बाद बच्चों पहले दोपहर आएगी, और दोपहर के बाद बच्चों फिर आपकी साय आएगी। दो सुबह के बाद पूछा है आपसे, तो सुबह के बाद दोपहर आती है, ना कि साय आती है, माने शाम बोलती है साय को। तो दोपहर के बाद बच्चों क्या आता है, नहीं सुबह के बाद क्या आता है, सुबह के बाद दोपहर आती है। तो प्रिय छात्रों, अपन अब सही जोड़ी देखते हैं। ठीक है, अपन अब सही जोड़ी देखते हैं और इनको समझते हैं। अब प्रिय छात्रों, पहला क्या है, शब्दों के सार्थक युग को, यहां पर ध्यान दो, शब्दों के सार्थक युग को, माने शब्द मिल जाते हैं। शब्द जैसे सा है, बा है, दा है। आपका नाम क्या है, कमल है, का है, माँ है और ला है। विजय, वी है, जा है और या है, विजय। आप सब्सक्राइबर अच्छे हो तो सा है, बा है, ऐसे अपन वो अलग अलग जो वर्ण होते हैं, वो वर्ण होते हैं, वर्ण से मिलता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। ध्यान दो, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो शब्द से, शब्दों के सार्थक युग को बच्चों क्या कहा जाता है, शब्दों के सार्थक युग को बच्चों वाक्य कहा जाता है। ठीक है, शब्दों के सार्थक युग को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसा आएंगे। तो यहां पर ध्यान दो, शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। ये आपका एक वाला ये सही हो गया है। ठीक है, चलो अब नयनाभिराम, यहां ध्यान देना, नयनाभिराम ये क्या है। तो बच्चों ये है आपका कर्मधारय समास, ये है आपका कर्मधारय समास। अब यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा समझ लो। कोई व्यक्ति है, अभिराम कोई व्यक्ति है, उसके नयन बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी के बारे में कोई अलग से कोई अच्छी बात करी जाए, ऐसा आपको शब्द मिले तो वो आपका कर्मधारय समास होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब है ईश्वर करे, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा जो चैनल देख रहे हैं, ईश्वर करे आप सभी छात्र बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाओ। हमारी बहुत इच्छा है, आप हमारा चैनल देखते हो, हमारी बहुत इच्छा है कि आप पास हो जाओ। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा, तो इसका उत्तर क्या है आपका, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अब है कुसुम खाना खाकर चली गई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अपन बात कर रहे थे ना वाक्यों की, कर्तवाचक और कर्मवाचक, ऐसा अपन ने देखा था अभी, कर्तवाचक और कर्मवाचक। यहां खाना की बात आ गई, यहां खाना की बात आ गई, तो कोई इसमें करता है, तो आपका उत्तर सही है, कुसुम खाना खाकर चली गई, इसका उत्तर सही है आपका कर्तवाचक वाक्य। फिर मुँह चढ़ी बात, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये मुहावरा है। और बच्चों ध्यान देना, मुहावरा है, लोकोक्ति है, इनमें अंतर हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके सही जोड़ी इसकी आपकी सही हो गई हैं। अपन अब देखते हैं आपकी अगली सही जोड़ियां क्या हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा है अंधे के हाथ बटे लगना। अंधे के हाथ बटे लगना माने बच्चों बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। माने बच्चों एक बात है, तो कहना नहीं चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। जो अंधा व्यक्ति होता है, वो बेचारा क्या करता है, इधर उधर हाथ फेरता रहता है, उसको कुछ मिल जाए तो वो कहेगा बहुत बड़ी चीज़ हमको मिल गई है।
ठीक है, तो बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। अब बच्चों 9 2 11 होना। अब क्या है 9 2 11 होना, वो तो बहुत सरल है। 9 2 11 होना माना भाग जाना। क्या है? भाग जाना। ठीक है। अब है बच्चों निपात शब्द। निपात शब्द एक क्या होता है आपको ध्यान देना है। ही, भी, तक, ये शब्द मिल जाए आपको, ही, भी, तक, ये निपात होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बच्चों निपात होते हैं, ध्यान रखें। ये क्या होते हैं? निपात होते हैं। ही, भी, तक, ये निपात होते हैं। फिर है क्रिया के भेद। काय के आधार पर? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर बच्चे दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है। पूछेंगे क्रिया के भेद बताओ कर्म के आधार पर, तो 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। माने जिसमें कर्म हो, जैसे आप आम खाते हैं तो ये कर्म आ रहा है तो ये सकर्मक हो जाएगा। आप खाते हैं तो ये अकर्मक है। इस तरह से वो होते हैं। फिर समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, तो बच्चों जो विराम चिन्ह है, समुच्चय बोधक एक प्रकार का क्या है? विराम चिन्ह है। समुच्चय बोधक एक प्रकार का विराम चिन्ह है। ठीक है, जैसे कि हे, हो, बा है। बा है, आप अच्छे अंक से पास हो गए तो बाद में आप चिन्ह लगाते हैं बच्चों, हैं, और फुल स्टॉप लगाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह है समुच्चय बोधक। तो प्रिय छात्रों, आपके ये भी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो अपन इनके उत्तर बताते हैं। ठीक है, पहला जो है बच्चे आपके सामने क्या है, देखते जाना, समझते जाना। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखो। तो बच्चों हमने क्या कहा था, ये 2 अंक में भी आ सकता है, ऊपर अपन ने हल किया था। तो कर्म के यहाँ पर उत्तर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक व अकर्मक। देखो इसी से अपन को उत्तर बनाना है। एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, अब एक वाक्य लिखा है, इसी से उत्तर बनाएंगे अपन। पुनः एक बार अपन और देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। आपको पता है सकर्मक अकर्मक, अभी अपन ने जोड़ियों में देखा था। तो अपन कैसे बनाएंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक व अकर्मक। ठीक है, चलो अब है समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो यहां पर कितने काट दो आप, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। आपका ये वाक्य बन जाएगा पूरा। चलो अब चक्र को धारण करने वाला का क्या समास होगा? चक्र को धारण करने वाला का क्या समास होगा? ठीक है, अच्छा इसमें समास क्या है ये पूछा आपसे, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। आप बहुब्रीहि लिख पाते हो? लिख के दिखा रहा है आपको, क्या होता, कैसे लिखा जाता है बहुब्रीहि? कैसे लिखा जाता है? बहुब्रीहि। अब अपन उत्तर बनाएंगे इसका। कैसे बनाएंगे? चक्र को धारण करने वाला में, यहां इतना काट देंगे, में बहुब्रीहि समास होता है। बन गया आपका, चक्र को धारण करने वाला में बहुब्रीहि समास होता है। चलो अब है उपासना करने वाला। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपासक। सुना भी होगा आपने, व्रत जो रखते हैं, उपासक उपासना में ही छपा हुआ है, उपासक उपासक। ठीक है, अब कई बच्चे क्या है थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो 80% उत्तर उनके शब्दों में ही रहते हैं। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। यहां पर अपने ना ही तो हटाया है और का जोड़ दिया है, उपासक। अब प्रिय छात्रों विशेषण किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो बच्चों आपने कई बार याद किया होगा, क्या याद किया होगा बच्चों? आपने कई बार याद किया होगा
संज्ञा की हुई आपने, संज्ञा क्या होती हैं, फिर सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेंस बनाते हैं या हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं आप, तो आप उसमें मिल जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ये नाम है, ये क्या है, नाम है। बस नाम आपको पता है, उत्तर हम बता रहे हैं, उत्तर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो विशेषण लिखा हुआ है, यहाँ आप विशेषण लिखा, यहाँ जो एड़ा है इसको यहाँ पे काट दो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका बच्चों विशेषता। क्या बन जाएगा, विशेषता बन जाएगा। हमने 3 शब्द आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया। ठीक, की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की विशेषता, विशेषण से लिया विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ऐसे आपका नाम विजय है, हमने कहा अच्छा विजय, लड़का है, अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है, ये विशेषण है। ऐसे कहा सभी को अच्छा काम करना चाहिए, तो काम करना क्रिया है, और अच्छा बोला तो वो विशेषण है। माने संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब है काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, तो समझो बात। कई लोगों के लिए बच्चों क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, जो निरक्षर लोग होते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर होता है उनके लिए। अपन को कोई चीज़ नहीं आती है तो वास्तव में बहुत बड़ी लगती है, आती है तो छोटी लगती है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये है आपकी लोकोक्ति। तो इसका अर्थ पूछा है, इसका अर्थ पूछा है, माने आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप निरक्षर हैं, तो काला अक्षर भैंस बराबर होगी। अब इसको लिखना कैसे समझो, देखो इसको लिखना कैसे वो अपन समझ लेते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले तो यही लिख देंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। देखो इसी में उत्तर आ गया है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। फिर प्रिय छात्रों, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, मैंने किसी को हराना, किसी को परास्त कर देना, अपन ने लिख दिया हराना तो वो भी सही है, परास्त कर देना तो अच्छा शब्द हो गया। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है परास्त कर देना। क्या, परास्त कर देना। अब है किसी कार्य को बार बार करना, कोई काम है, किसी कार्य को बार बार करना का क्या कहलाता। देखो अपन अच्छी भाषा में बोलेंगे, तुम पुनः आ गए, तुम पुनः आ गए, ऐसे बोलते ना, तुम पुनः आ गए। तो पुनः से बना है शब्द पुनरावृत्ति। क्या बना है, पुनरावृत्ति। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, विज्ञान में देखा होगा आवृत्ति, सब सुना होगा आपने। पुनरावृत्ति मतलब पुनः आ गए आप, तो ऐसे इसका उत्तर बनाएंगे, किसी कार्य को बार बार करना पुनरावृत्ति कहलाता। क्या हट जाएगा यहाँ पे, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति कहलाता है। तो ये एक वाक्य में आपके सभी उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अपन सत्य असत्य देख लेते हैं। ठीक है, आपके सत्य असत्य देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो अभी अपन पढ़ रहे थे इसको, ऊपर ये आया है प्रश्न, तो ये अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों आपका उत्तर क्या है, ये आपका उत्तर है सत्य। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, सत्य। ये आपका यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया है। अब है आपका दूसरा प्रश्न, पंचानन में द्वंद्व समास है। हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको ये सिखाया था बच्चों, जब शब्द आ जाए, पंच आ जाए, द्वि आ जाए, त्रि आ जाए, तो द्विगु समास होता है। द्विगु ये कह रहे हैं, द्वंद्व समास होता है। तो बच्चों ये आपका है असत्य। अब एक तीसरा, मधु रस में कर्मधारय समास है, मधु रस में कर्मधारय समास है। तो बच्चों ये आपका असत्य है, मधु रस में कर्मधारय समास है, ये आपका असत्य है। अब है
पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। अब है रात दिन द्विगु समास का उदाहरण। हमने आपको सिखाया था अभी कि जैसे माता पिता हैं, बराबर हैं, यहां द्विगु समास कैसे हो सकती है? ये तो द्वंद्व समास है, माने दोनों बराबर हों, दोनों पर समान हक हो, दोनों की समान महत्ता हो, वो बच्चों द्वंद्व समास होते हैं। भाई बहन, माता पिता, रात दिन, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। द्विगु कब होता है? जब उसमें संख्या आती है, तो संख्या तो इसमें आ नहीं रही है, तो ये आपका पांचवा जो है आपका असत्य हो जाता है। अपन छठवा देखते हैं। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए या यावर शब्द कहलाता है। तो बच्चों ये भी आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। अब है जिसकी एक आंख हो, जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है। नहीं बच्चों, यहां पर ध्यान देना आप, एक आंख हो, पूरा अंधा कब होता है? जब दोनों आंख नहीं हो, तो एक आंख के बच्चे को अंधा नहीं कहते हैं। क्या बोलते हैं एक आंख के अंधे को? काना, काना कहते हैं, अंधा नहीं कहते हैं। ठीक है, ऐसा आ जाएगा जिसकी दोनों आंखें ना हो तो वो अंधा कहलाता है। तो ये आपका बच्चों क्या है? असत्य है ये, क्योंकि उसको दिखेगा नहीं, अंधा कैसे कहलाएगा? दिखेगा उसको। चलो, अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं बच्चों। ये आपका असत्य है। हमने आपको ऊपर सिखाया था, रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। रचना से 3 होते हैं और अर्थ से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब है, तो ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अब है सिद्धार्थ स्वस्थ है। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका क्या है? सत्य है। अब है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सत्य, अभी अपन पढ़ते रहते। ऐसे वर्ण होते हैं, वर्ण से शब्द बनता है, और अच्छे शब्द हों, सही शब्द हों, जिनका अर्थ निकले, उन्हें अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। 2 नंबर में भी आ सकता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपको बच्चों हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ध्यान दें। धन्यवाद।